प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम लोग सॉल्यूशन का सेकेंड टॉपिक शुरू करें, सेकेंड लेक्चर। इस सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें हम लोग देखे थे कि सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स के आधार पर कितने टाइप होंगे, बाइनरी, पॉलिनरी। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर देखे थे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अब लेकर के चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे भी थोड़ी देर के बाद कंसंट्रेशन टर्म्स हम बताएंगे। तो कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो टाइप इसके। एक को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी को शॉर्ट में जहां लिखना होता है हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये दोनों जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये एक रिलेटिवली मास बतलाते हैं, रिलेटिवली एक दूसरे से रिलेटिवली जुड़े हुए हैं। जैसे आप दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन जो आप प्रिपेयर किए उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन में सपोज कीजिए कि 50 ग्राम शुगर है। दूसरा का जो सॉल्यूशन तैयार आपने किया है वो 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 100 ग्राम शुगर है। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है सेकेंड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, सेकेंड सॉल्यूशन के रिलेटिवली उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकेंड सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, उसी को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशंस हैविंग relatively very low amount, less amount of solute, a small amount of solute are called dilute solutions. Of concentrated solution, solutions having relatively very, अब वहाँ small कहते थे तो यहाँ ज़्यादा कह दीजिए, large amount of solute are called concentrated solutions. सॉल्यूशंस शॉर्ट में बोल लिख दिए हैं, हैविंग कंपैरेटिवली चाहे रिलेटिवली जो भी कहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इसका कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को ही शॉर्ट में हम लोग क्या कह देते हैं, कॉन्क सॉल्यूशन, बोलने में कॉन्क सॉल्यूशंस। बस वही चीज, सॉल्यूशंस having relatively very large amount of solute are called concentrated solutions. तो इस प्रकार से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हालांकि ये कन्फ्यूजनल है, इसका अलग अलग रूप में, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का आखिर एक अमाउंट क्या रखना चाहिए, आगे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इसमें जानिए ये रिलेटिवली है, दो सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट है, उसको डाइल्यूट, अधिक है तो उसको कंसंट्रेटेड करेंगे। अब एक और क्लासिफिकेशन हम लोग कर लें।
वह क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशंस का क्या हम लोग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन चाहे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आपने पढ़ा है, आप लोग सबको जानते हैं, सॉल्यूशन हो चाहे कोई भी सबस्टांस हो, किसी भी सबस्टांस का मैटर का फिजिकल स्टेट कितना होता है, 3, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इस आधार पर चूंकि फिजिकल स्टेट 3 होते हैं मैटर के, तो सॉल्यूशन के भी 3 टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट को कहा जाएगा गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड हो जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, और थर्ड हो जाएगा, अब क्या बच गया, सॉलिड, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसी तीनों को हम डिस्कस करेंगे, इस तीनों को देखा जाए, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े इसको आप प्रिपेयर कर लें, इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जो भी होगा उसी टाइप का उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है, गैस है, तो उसको कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन का सॉलिड है तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो चलिए इसको देखा जाए। फर्स्ट हो गया, यहाँ पर हम लोग ले लें गैसियस सॉल्यूशन। अब डिफिनीशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफिनीशन देना है तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज ए गैस कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। शॉर्ट में इसको केवल हम लोग लिख लेंगे, आपको भी फेयर में लिखते समय कोई जरूरत नहीं। देखिए, इन सच सॉल्यूशंस सॉल्वेंट गैस होगा। यहाँ जो अब सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट में भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। और इस आधार पर यह 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला हो गया, देखिए यहाँ पर हम लोग ले लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसका एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट, एग्जाम्पल सॉल्यूट सॉल्वेंट, और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए, तो चूंकि गैसियस सॉल्यूशन है इसलिए तीनों जगह पर हम लोग सॉल्वेंट के रूप में क्या लिख देंगे, हाँ गैस। तो यहाँ सॉल्वेंट गैस हो गया, सॉल्वेंट को गैस ले लीजिए। अब सॉल्यूट क्या होगा, तो फिलहाल इसमें सॉल्यूट को हम लोग गैस मान दें। सॉल्यूट में भी लिक्विड, सॉल्यूट में भी सॉलिड। गैसियस सॉल्यूशन के 3 सब टाइप हुए। एक हुआ जिसमें सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूशन भी गैस है। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट लिक्विड है। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट सॉलिड है। तो एग्जाम्पल से समझें, जैसे मिक्सिंग ऑफ एयर में मिक्सिंग ऑफ गैसेज इन एयर्स। अब एयर आप लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जो भी गैसेज एक दूसरे से मिक्स हुई है, तो इसी प्रकार से एयर एग्जाम्पल हो गया इसका। लेकिन हम शॉर्ट में वो पार्टिकुलर एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे O2 इन N2। अब यहाँ O2 डिजॉल्व कर दिया गया है नाइट्रोजन गैस में, तो यहाँ O2 क्या है, सॉल्यूट, N2 सॉल्वेंट। N2 अमाउंट में अधिक होगा, O2 अमाउंट में कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट अधिक होता है। अब चलिए यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं। अब कोई लिक्विड लीजिए जो कि सॉल्वेंट
सॉल्यूट के रूप में हो और सॉल्वेंट गैस में वह सोलूबल हो। तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म सोलूबल होता है। तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3, ऐसे आप लोग जानते हैं, क्लोरोफॉर्म इन N2। देखिए क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड है, नाइट्रोजन गैसियस है, तो ये इसका हो गया। सॉलिड लेके चले, कोई ऐसा सॉलिड बताइए जो किसी गैस में सोलूबल है। तो आप लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं कर्पूर गौरम, तो कर्पूर गौरम जो कहते हैं उसमें जो कपूर हो गया, अंग्रेजी में इसको कैम्फर कहते हैं। तो कैम्फर एक सॉलिड है और नाइट्रोजन में सोलूबल होता है, जल हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल हो गया, देखिए कैम्फर इन N2। कैम्फर का फॉर्मूला C2Cl6, कार्बन के साथ इथेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करके इसको प्रिपेयर किया गया। C2Cl6 इसका आर्टिफिशियल कैम्फर का फॉर्मूला होता है। तो कैम्फर इन N2, ये गैसियस सॉल्यूशन हम लोग ले लिए। अब लेकर के चलते हैं यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस। बस सेम चीज आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सच सॉल्यूशंस बोलते चलिए मन में, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड होगा। सॉल्यूट, तो सॉल्यूट में भी जैसे उसमें भी लिख किए थे, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तीनों हो सकता है। और इस आधार पर यहाँ हम लोग सेम क्लासिफिकेशन जैसे किए थे A नंबर पर, देखिए यहाँ भी वही चीज, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। एक और बच गया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। एग्जाम्पल मेरे लिए छोड़ दीजिए, हम बताएंगे, इसमें हम लोग झट से करें, आपके सहयोग से हम करते हैं। सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, लिक्विड, तीनों में पहले हम लोग देखिए आराम से लिखिए। अब आपको लेकर के चलना है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में यहाँ पर हम लोग ले लिए गैस, ये आपका यहाँ ले लिया गया देखिए लिक्विड, और यहाँ पर हम लोग ले लिए सॉल्यूट। लिक्विड के रूप में वाटर ले लेते हैं तीनों के लिए। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करें जो आसान पड़े, दिमाग में सेट भी रहे और लिखा भी जाए। तो लिक्विड में वाटर लेते हैं, वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है। तो अब यहाँ पर हो गया देखिए एग्जाम्पल में O2 इन वाटर। यहाँ वाटर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, O2 गैस है, सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड है। ये तो बहुत चर्चित एग्जाम्पल है। जब दोनों लिक्विड है तो वाटर तो हम सॉल्वेंट बोलिए दिए, अब और कोई लिक्विड खोजिए। तो इथेनॉल ले लिया जाए, हम लोगों के पास केमिस्ट्री में तो इथेनॉल इन वाटर हो गया। अब लेकर के चलना है, वाटर तो ठीक है, सॉलिड, इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को जरूर बोलना चाहिए। अब ऐसा कोई सॉल्यूशन बोलिए जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो। चलिए सॉल्वेंट हम बता देते हैं, वाटर, सॉल्यूट चीनी, शुगर, रोज शरबत पिलाते हैं आप लोगों को, साल्ट, ग्लूकोज, ये सब लेकर के चल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हो गया शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ग्लूकोज
इन वाटर, अब कितना दिया जाएगा, ETC। तो इस प्रकार से ये हम लोग देख लिए गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लेकर के चलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लेकिन पहले दोनों आप कंप्लीट कर लें, तब सॉलिड सॉल्यूशन के हम लोग देखेंगे। पहले इसको तैयार किया जाए। चलिए अब आगे बढ़े। अब बिना हमारे कहे ही आप लोग बता दीजिएगा कि नेक्स्ट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। अगला हो गया, इसको हम लोग लिख दे, तैयार कर ले झट से। सॉलिड सॉल्यूशंस। इन सच सॉल्यूशंस ऑफलाइन क्लास रहता तो कहते कि इसको जल्दी से आप लोग लिख के दिखाइए, लेकिन अब मान लीजिए ऑनलाइन में कहेंगे कि लिख कर दिखाइए तो देख नहीं पाएंगे। इन सच सॉल्यूशंस बोल दीजिए थोड़ा सा। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड होगा। और सॉल्यूट पर चले तो इसका सॉल्यूट में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड। इस आधार पर इसको भी हम लोग 3 गो छोटे छोटे टाइप में बांट दें। फर्स्ट में देखिए वही सेम चीज खुद से लिखने का है। देखा जाए, सॉलिड सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं। सॉल्वेंट तीनों का सॉलिड होगा। और ये गैस हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा और यहाँ पर सॉलिड लिख दिए। चलिए अब एग्जाम्पल पर विचार कीजिए। सॉलिड में एक मेटल है पैलेडियम, इसका सिंबल होता है Pd, सॉलिड है। और उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस को चाहें तो मिला सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए इसके एग्जाम्पल में लिख दिए H2 in Pd। अब सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर चले एग्जाम्पल में। अब इसको जानने के पहले एक छोटा सा टॉपिक है अमलगम। इसको पहले से पढ़ना था लेकिन थोड़ा सा देख ले एग्जाम्पल देने के लिए। अमलगम में क्या होता है, मरकरी के साथ मेटल मिला होता है दूसरा, तो जैसे मरकरी के साथ सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम अमलगम। मरकरी के साथ गोल्ड मिला हुआ है, इसको कह देंगे गोल्ड अमलगम। अब सोडियम अमलगम में सोडियम मेटल है, सॉलिड है, मरकरी लिक्विड फेज में काम करता है, तो यहाँ पर ये लिक्विड हो गया सॉल्यूट के रूप में और ये सॉलिड है सॉल्वेंट के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि अमलगम ऑफ Hg एंड Na, या अमलगम ऑफ Hg एंड Au। और आप ये भी कह सकते थे, शॉर्ट में लिखना होता तो यह भी लिख देते NaHg अमलगम, एक ही बात, NaHg अमलगम। दोनों समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अमलगम टॉपिक यहाँ हम लोग देख नहीं रहे हैं, इसलिए अमलगम ऑफ Hg एंड Na ये हम लोग ले लिए। अब दोनों ही यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। बहुत बार बोल चुके हैं इसका एग्जाम्पल, कॉपर Na, इस तरह से हो गए। तो यहाँ हम लोग क्लासिफाई किए नेचर के सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर। बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो गया, और भी इसको हम लोग बहुत सारे टाइप में दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तक चले। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। तो डिस्कस किया जाए, पहले इसको तैयार करिए, उसके बाद इसके आगे फिर हम देखते हैं कंसंट्रेशन टॉप को समझा जाए। तो चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़े, हेडिंग तो दे ही चुके हैं। ये 11th में फर्स्ट चैप्टर में बताए कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। देखिए कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन का चाहे जितना भी दिया हुआ 1 लीटर लीजिए और ये उसमें पता कीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट डिजॉल्व है, सॉरी कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे यहां पर लेते हैं, इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH सपोज किया जाए, dissolved in 1 liter of solution, then concentration of solution क्या है? तो अब सॉल्यूशन यहाँ 1 लीटर है, उसमें 10 ग्राम डिजॉल्व है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर। अब सपोज कीजिए कि हम लोग 10 ग्राम सॉल्यूट के रूप में मान लीजिए NaOH ही लिए, इसको 1/2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व किए। अब इस स्थिति में कंसंट्रेशन क्या होगा? 10 ग्राम सॉल्यूट है, 1/2 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो कंसंट्रेशन तो आप निकालेंगे 1 लीटर का। 10 ग्राम जब हाफ लीटर में है तो 1 लीटर में 20 ग्राम, तो ये यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा 20 ग्राम पर लीटर। अब मान लीजिए अब की बार 20 ग्राम NaOH ले लेते हैं और यह 5 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है? तो 5 लीटर में 20 ग्राम है, तो 1 लीटर में 4 ग्राम, तो इसलिए इसका यहां पर हम लोग कंसंट्रेशन दे देंगे 4 ग्राम पर लीटर। इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कि 1 किलोग्राम वाटर लिए हैं, यहां पर वाटर सॉल्वेंट है, 1 किलोग्राम वाटर में सपोज किया जाए आपने 5 ग्राम NaOH को डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि यहां पर भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा 5 ग्राम पर किलोग्राम, 5 ग्राम पर किलोग्राम। तो यहाँ 5 ग्राम कौन चीज? सॉल्यूट, और पर किलोग्राम पे कौन चीज लिए हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का यहाँ पर बतला रहा है, सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है मास, सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट होगा उसको कंसंट्रेशन कहेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तब डिफिनेशन दे दिया जाए इसी को, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम देखिए 1 लीटर में लिए थे, और यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
dissolved in unit volume or unit mass of solution or solvent is called its concentration. Its concentration. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, यही रह जाएगा। कंसंट्रेशन को, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कई तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किए हैं ग्राम पर लीटर में। इसी तरह से कंसंट्रेशन को हम लोग परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलरिटी, सब बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत तरह के, बहुत फॉर्म में इसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। अब उसको जानने के लिए हम लोग एक टॉपिक बना दें, ये आपका हो जाएगा, देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स। वैसे टर्म जिनका उपयोग किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में किया जाता है, कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन में किया जाता है, एक्सप्रेशन में किया जाता है, तो उसी को कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। द टर्म्स which are used in क्या the expression of concentration of solutions are called concentration terms. The terms which are used in the expression of concentration of solutions are called concentration terms. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लिया जाए, सम इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। जो कि हम लोगों को जानकारी लेनी है जिसकी। तो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी हम लोगों के सिलेबस में है उसको देखेंगे, थोड़ा सा अलग से भी देखेंगे। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। फिलहाल इतना इसको पहले तैयार कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स का पहले हम लोग नाम जान लें, उसके बाद उसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट हो गया इन ग्राम पर लीटर, केवल ग्राम, इन हटा देते हैं। फर्स्ट हो गया ग्राम पर लीटर। सेकेंड हो गया परसेंटेज। परसेंटेज को तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं परसेंटेज वाला। तो इसमें जैसे फर्स्ट हो गया मास परसेंटेज, सेकेंड हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर बाई शब्द को नहीं बोलना है तो मास डैश दे करके वॉल्यूम परसेंटेज। सी हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को दिखलाया जाता है। तो इसको शॉर्ट में हम लोगों को अगर लिखना होगा तो परसेंटेज के जगह पर ये दे दिए, और मास चाहे वेट तो सॉल्यूट भी W, सॉल्यूशन भी W।
इसी तरह से इसमें देना है तो परसेंटेज क्या लिखेंगे, W/V, और यहां देना होगा तो परसेंटेज V/V। तो परसेंटेज को इस तरह से 3 फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। थर्ड नंबर पर हो गया मोलरिटी, कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ हो गया देखिए फॉर्मेलिटी, कैपिटल F से इसको लिखते हैं। फिफ्थ नंबर पर हो गया पार्ट्स पर मिलियन, ppm। सिक्स्थ नंबर पर हो गया मोल फ्रैक्शन। सेवेंथ हो गया मोललिटी, स्मॉल m। 8 हो गया नॉर्मालिटी। इतने रूप में, इतने तरह से मेनली हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी को बारी बारी से देखना है। तो अब लेकर के चला जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन ग्राम पर लीटर। अब यह एक चीज और हम लोग देख लें पहले। आप जो भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म लेकर के चलेंगे उसमें कुछ टर्म इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर चेंज करिएगा तो बदल जाएगा। अब कुछ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता किया जाए कौन? तो फिलहाल तो हम डिफिनेशन दिए नहीं है, लेकिन अभी बता दें। जो जिस वॉल्यूम से रिलेटेड है, जैसे इसमें हम लोग कहते हैं ग्राम पर लीटर, तो ये ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ लीटर में दिया है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम हो गया। तो ये वॉल्यूम पर है, तो यहाँ यह वॉल्यूम डिपेंडेंट है। और जब वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होने की स्थिति में टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो भी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम चेंज होने पर, टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब जैसे इसमें लेकर के चलेंगे हम लोग मोललिटी, तो आगे चल करके डिस्कस करेंगे। इसमें होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट हो और उस 1 किलोग्राम में सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं। अब यहाँ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है तो यह वॉल्यूम नहीं है, अमाउंट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो यह मास से रिलेटेड है और मास पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। तो ये हम आज अभी समझा दिए। अब आपसे पूछते चलेंगे, जैसे इसका डिफिनीशन देने के पहले, डिफिनीशन तो लिखेंगे चाहे टॉपिक को समझेंगे, पहले हम लोग ये जाने कि यह मास डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या है। तो यह वॉल्यूम डिपेंडेंट है। और जब वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा तो निश्चित रूप से टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी कंपटीशन वगैरह में खास करके पूछ देता है, आईएससी में भी पूछ सकता है कि इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन है। तो अब मान लीजिए वहां पर आप ग्राम पर लीटर दिया है तो हो जाएगा। ग्राम पर लीटर को एक्सप्लेन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करने में बस सीधे समझिए, पहला ग्राम दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट है, लीटर दिया हुआ है, यह सॉल्यूशन है। The amount of solute in 1 liter of solution is called concentration of solution in gram per liter. The amount of solute in gram dissolved in 1 liter of solution is called
concentration of solution in ग्राम पर लीटर। अब एग्जाम्पल जैसे आपको देना है, तो इफ 10 ग्राम ऑफ, पहले भी लिख चुके हैं, NaOH कास्टिक सोडा इज dissolved in 1 liter of solution, then concentration of solution। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन 1 लीटर है, 10 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 10 ग्राम पर लीटर, इस तरह से लिखा। अब फॉर्मूला डिराइव कीजिए, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, तो पर का मतलब ऐसे भी नीचे हो जाता है, तो ग्राम सॉल्यूट है तो यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में ग्राम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ ब्रैकेट में इन लीटर लिख देते हैं। शॉर्ट में यदि अब इसी को लिखना हो, मान लीजिए न्यूमेरिकल टाइप का आता है, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम पर लीटर इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m1 हम कर देते हैं, वॉल्यूम को भी कर देते हैं, तो ग्राम पर लीटर इक्वल टू हो गया देखिए m1/v इस आधार पर। अब अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप का देता है तो इसी को लेकर के चलना होगा। एग्जाम्पल में ही हम एक न्यूमेरिकल अलग से छोटा सा दे करके पढ़ जाते हैं, तो पहले इसको तैयार कर लीजिए, तब इस फॉर्मूला के आधार पर एक हल्का आप एग्जाम्पल देते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो अब आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल हम लोग और लें, इसको आप एग्जाम्पल कहें या इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल कहें। देखिए ध्यान से, बी नंबर पर, इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 cc of solution, then concentration of solution। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया जी, ये अभी तक हम लोग लीटर देख रहे थे, यहाँ पर सीसी आ गया, इसका अर्थ क्या है? तो सीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के पावर 3, यह मिलीलीटर के इक्वल होता है, यानी 250 सीसी के जगह पर हम लोग कह सकते थे 250 मिलीलीटर। 10 ग्राम NaOH है, यह डिजॉल्व्ड है किसमें? तो 250 सीसी चाहे 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये जो अभी हम लोग फॉर्मूला यहाँ देखे थे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m1 मान लेंगे, तो ये स्मॉल m1 हो गया, तो हियर स्मॉल m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम, और जो 250 सीसी दिया हुआ है यह क्या है? तो यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिख देंगे V। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख देंगे? V। कितना? 250 सीसी, लेकिन यह लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यहां हो गया 1/4 लीटर। अब यहां पर हम लोग ले ले कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, फॉर्मूला अभी देखबे किए हैं m1/v, m1 इज 10 और v है 1/4, ये आपका हो गया 10 × 4, 40 ग्राम, यूनिट इसका हो गया 40 ग्राम पर लीटर के। ये आपने देख लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर में कैसे निकालेंगे। अब अगला है
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज। तो पहले इसको आप लोग ठीक से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में यानी थर्ड वीडियो में जो लेक्चर थर्ड होगा उसमें परसेंटेज और उसके आगे फिर देखा जाएगा। तो आज इतना ही हम रहने देते हैं। आप लोग सबको इसको खूब बढ़िया से तैयार करके प्रिपेयर करके नेक्स्ट क्लास की तैयारी में जुट जाइए। आज इतना ही, धन्यवाद।